हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में हम 4 टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है हमारी एटॉमिक रेडियाई, एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई। सेकंड है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 प्रॉपर्टीज हम डीपली स्टडी करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में। तो आज हम लेकर चलेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। फर्दर वीडियोस में हम हमारी रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आज हमें क्या डिस्कस करनी है? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है या एटॉमिक रेडियस, कोई भी एटम है उसकी रेडियस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटम होता कैसा है? एटम स्फेरिकल शेप होता है। जैसे मान लिया मैं आपसे कहूँ एक स्फेयर है, एक गोला है, आपको इसकी रेडियाई बतानी है, रेडियस बतानी, तो आप क्या कहेंगे? इस गोले के सेंटर से लेकर इसकी सरकमफेरेंस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस। अब जो हमारे पास एटम है वो भी गोल होता है, तो उसके भी सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस। और यही इसकी डेफिनेशन निकल कर आई। यानी कि कोई भी एटम है, मान लिया हमने सोडियम का एटम लिया है, उसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से सेंटर से उसके सरकमफेरेंस जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है इलेक्ट्रॉन की, उसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? एटॉमिक रेडियस। लेकिन इन प्रैक्टिकल वे में, हमने थ्योरेटिकल वे में तो इस बात को कह दिया कि सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी रेडियस है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में ये बात गलत साबित हो गई। गलत क्यों हुई? उसकी एक वजह रही। होता क्या है, जो हमारा एटम है, जैसे सपोज करो हमने सोडियम का ही एटम लिया है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, डिफरेंट कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लिया हमारी पहली कक्षा ये, दूसरा शेल ये, तीसरा शेल है, 3 शेल होते हैं सोडियम में। तो हम ये नहीं कह सकते यही इसकी डेफिनेट बाउंड्री है और ये यहीं पर ही है। ये तो हम ड्रॉ करने के लिए, इसको समझने के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है जो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, जो एक्चुअल कंडीशन देखी वो कुछ इस तरह से होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कभी कहीं ज़्यादा है, कभी कहीं कम है। जैसे मान लिया ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, कभी ज़्यादा कहीं कम है, इस टाइप से प्रोबेबिलिटी पाई जा रही है। अब आप क्या इसकी एक फिक्स बाउंड्री खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। आप कहोगे कि मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ तो हमारा जो है ये निकल के बाहर जा रहा है, ये ड्रॉ कर रहे हैं तो ये निकल के बाहर जा रहा है। तो एक तरह से हमारी फिक्स बाउंड्री नहीं आती, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, जिसकी वजह से एटम की रेडियाई, उसकी सरकमफेरेंस फिक्स नहीं होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई को हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है हमारी एटॉमिक रेडियाई है। तो अब कैसे निकाले एटॉमिक रेडियाई? ये क्वेश्चन अराइज हुआ। एटॉमिक रेडियाई निकालने के लिए ऐसा करते हैं, इसको बांध देते हैं, बॉन्डेड कंडीशन में कर देते हैं। बॉन्डेड कंडीशन मीन्स ये बॉन्ड बना ले कोई एक एटम, जैसे मान लिया सोडियम का एक एटम किसी दूसरे एटम से, जैसे क्लोरीन एटम ले लिया हमने, इसके साथ बॉन्ड बना ले, बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। तो अब क्या होगा? एक सीमित दायरे में इसकी रेडियस हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एक सीमित दायरे में हो जाएगी, क्योंकि वो बंध जाएगा, ठीक। तो अब उन्होंने क्या निकाला हम इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड बनाना। अब क्वेश्चन राइज होता है बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, उससे किस टाइप की रेडियाई निकल कर आएगी। मैं अभी मान लिया आपको ये बता दूं सीधा, एटॉमिक रेडियाई है हमारी, ये 4 टाइप की होती हैं, दैट इज दिस कोवेलेंट रेडियाई,
वॉन डर वॉल रेडियाई दैट इज दिस। अब आप पढ़ तो लोगे, लेकिन आप ये सोचोगे अरे ये होगा कैसे, क्वेश्चन आएगा माइंड में कि ये होगा कैसे, कहाँ से आई ये, किधर से आई। तो क्यों ना हम इसको पूरा डीपली स्टडी करें और ये जानें कि रेडियाई आई कहाँ से है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा समझने के लिए कि एटॉमिक रेडियाई में हम 4 तरह की रेडियाई तो पढ़ते हैं, लेकिन वो रेडियाई आती कहाँ से हैं, किस तरह से आती हैं, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें थोड़ा पीरियडिक टेबल की तरफ जाना होगा। ठीक है, पीरियडिक टेबल में आपको याद हो, सबसे पहला मैं थोड़ा सा पीरियड टेबल यहाँ बना रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए एक एक पॉइंट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम मेरे साथ बोलिए जिससे आपको भी याद हो जाएगी। बेरिलियम, इसको तो जितना याद करो उतना बढ़िया है ना। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, उसके बाद हम चलें आगे, नहीं तो थोड़ा सा हम अभी ऐसे समझ लेते हैं इसको, आगे चलेंगे तो और लंबा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे समझें। अब यहाँ देखिए आप, ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, शॉर्ट में इसको लिखा एस ब्लॉक। ये हमारा हो गया पी ब्लॉक, डेट इज ये डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक तो नीचे आ गया। ठीक है, हम उसको थोड़ा सा नहीं लेते हैं, एफ ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है। ठीक, अब ये जो हमारा एस ब्लॉक है ये कैसे होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, मेटल मोस्टली। डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे होते हैं, ये भी मेटल होते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल भी होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटल तो थोड़े से ही होते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक भी कैसा होता है, मेटल। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको, ये मेटल है, ये नॉन मेटल का हब है और यहाँ ये मेटल है। क्लियर। अब ये जो मेटल्स हैं ये आपस में किस तरह से रहते हैं, इन मेटल्स के बीच में एक मेटालिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, मेटल्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है, तो उस मेटालिक बॉन्ड की वजह से किस टाइप की रेडियाई आती है हमारे पास, मेटालिक रेडियाई। मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है, वो हम मेटालिक रेडियाई में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ रहा है। मेटल्स के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, जिनकी वजह से हमारी बनती है मेटालिक रेडियाई। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हमारी होगी मेटल के केस में, ये हमारे एस ब्लॉक पे भी एप्लीकेबल होगा और डी ब्लॉक में भी, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट भी कैसे होते हैं, मेटालिक होते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स में, जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये जो नॉन मेटल्स हैं मोस्टली गैसेस होती हैं, जैसे देखो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नियोन गैस, आर्गन गैस है, हीलियम गैस, मोस्टली गैसेस होती हैं। ठीक है, तो गैसेस में जो क्या होता है और जो नॉन गैसेस भी हैं, ठीक है, तो गैसेस में क्या प्रॉपर्टी होती है, वो थोड़ा सा मॉलिक्यूल बना के रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन खाली नाइट्रोजन ही रहेगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा। ठीक है, तो मान लिया, जैसे मान लिया एक मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर ले लिया, इसमें नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए, मीन्स मान लिया मैंने 2 ml गैस ले ली। ठीक, अब कि जब 2 ml गैस ली मैंने, तो नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, तो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। ठीक है, ये फोर्सेस कहलाते हैं हमारे वॉन डर वाल फोर्सेस। वॉन डर वाल फोर्सेस, ये बॉन्ड नहीं बन रहा है, केवल फोर्सेस हैं, इनसे निकलकर हमारी आती है वॉन डर वाल रेडियाई। कौन सी रेडियाई निकलकर आती है, वॉन डर वाल रेडियाई। ठीक है, दूसरी रेडियाई हमारे पास ही होगी, पहली हो गई मेटालिक रेडियाई और दूसरी हो गई वॉन डर वाल रेडियाई। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे मान लिया मैंने नाइट्रोजन का ही मॉलिक्यूल लिया, ये आपस में कैसे बनता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है बताओ। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, उससे हमारा क्या बनता है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड क्या होते हैं? दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड से हमारी क्या निकल कर आती है? कोवेलेंट रेडियाई। हमने क्या बताया? रेडियाई हम डिस्कस करेंगे बॉन्डेड कंडीशन में। तो जब बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड किस टाइप के बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, दो एटम्स आपस में जुड़ गए तो हमारी क्या आ गई? कोवेलेंट रेडियाई आ गई। ठीक है, 3 रेडियाई हमारे पास हो गई। अच्छा, एक चीज और है, जो मेटल्स हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा रब करती हूँ, यहां समझ लेते हैं इस चीज को। ये जो मेटल्स हैं हमारे पास, जैसे सोडियम मेटल है, ये सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। अभी कैसे बनता है भाई? सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है। क्यों? सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो, 11। ठीक है, 1 हो गया। क्लोरीन का कितना होता है? 17। इसके पास होते हैं 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये आराम से 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये आराम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो सोडियम पर कैसा चार्ज आ गया? सोडियम प्लस। क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया? क्लोरीन माइनस। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया। तो किस टाइप का एक तरह से बॉन्ड बन गया? ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा नाम से क्या है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बन गया। अब इस आयनिक बॉन्ड से हमारी क्या निकल कर आई? आयनिक रेडियाई। क्लियर हुई बात? तो हमारे पास 4 टाइप की रेडियाई निकल कर आ गई। एक तो मेटेलिक बॉन्ड से मेटेलिक रेडियाई, वैन डर वाल्स फोर्सेस से वैन डर वाल्स रेडियाई, कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट रेडियाई, एंड आयनिक बॉन्ड से आयनिक रेडियाई। यही 4 टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं और यही 4 टाइप की रेडियाई हम स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया हुआ आपको कि ये 4 टाइप की रेडियाई हमारे पास कहाँ से आई। अभी मैं आपको ऐसे ही बता देती कि भाई जो हमारी एटॉमिक रेडियाई हैं वो 4 टाइप की होती हैं। पहली है कोवेलेंट रेडियाई, दूसरी है वैन डर वाल्स, तीसरी मेटेलिक और फोर्थ आयनिक। अब आई कहाँ से ये भी तो जानना जरूरी है, तो वो हमने जान लिया। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले रेडियाई पर आते हैं, जो है हमारी कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई, जब 2 एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन का क्या है? 1s1, इसका भी 1s1, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इस सब ऑक्टेट पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है और H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया? इसकी सर्कमफेरेंस फिक्स हो गई, तो ये हमारी रेडियाई कहलाई कोवेलेंट रेडियाई, जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनती है। ठीक है, इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सेकंड हमारी आती है वैन डर वाल्स रेडियाई। अच्छा, इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियाई की। कुछ इस टाइप में होती है। एक ये हाइड्रोजन का एक एटम और ये हाइड्रोजन का एटम, इसमें क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। मेन चीज क्या होती है हमारी? जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होने से क्या होगा? देखो, अब इन दोनों के बीच की दूरी, अब हम कोवेलेंट रेडियाई निकालते कैसे हैं? हमारा एक एटम एटम एक ये है, एक एटम ये है, दोनों के जो न्यूक्लियस है उनके बीच की दूरी का आधा कर दें। यहां से यहां तक की दूरी देखो, कैसे निकालेंगे कोवेलेंट रेडियाई? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स अपॉन 2। ठीक है, कितनी डिस्टेंस मान ली? d/2। ये हमारी होगी कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर हो रही है? ठीक, नोट कर लीजिए आप इसको क्रॉस करके। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारी चलती है वैन डर वाल्स रेडियाई। वैन डर वाल्स रेडियाई क्या होती है? मैंने आपको बताया था, हमने मान लिया कोई कंटेनर ले लिया,
ठीक है। उसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। मान लिया हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अच्छा, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो हम उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इस तरह से तो हो गया, एक नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल ये, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एक ये है, ठीक है। या हम उसको बराबर बराबर ले लेते हैं, इस तरह से तो होंगे कंटेनर में। तो इसका जो न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस हमने 2 लास्ट वाले ले लिए, इसका इधर वाला ले लिया, इसका इधर वाला ले लिया। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी मान लिया हमारी है d', उसका हमने आधा कर दिया, वो कहलाएगी वॉन डेर वाल रेडियाई, ठीक है। यानी कि जो कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सबसे पास वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सबसे पास वाले, सपोज करो कोई भी है, इतना ही पास है, इससे ज़्यादा पास ही आ नहीं सकते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ही है, नहीं तो रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी का हमने आधा कर दिया, ये कहलाएगी वॉन डेर वाल रेडियाई, ठीक। अच्छा, अब हम इधर को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, हमारी मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई ये क्या होती है? मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जब मेटल को छोड़ते हैं तो मेटल में क्या बचेगा? मेटल कैटायन। तो ये हमारे हो गए मेटल कैटायन, ठीक है, ये मेटल कैटायन हो गए। और इनके चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक तरह से कह लो एक समुंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें कि मेटल कैटायन रहते हैं, ठीक है। तो मेटल कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता रहता है। अब इस इलेक्ट्रॉन का इस पे भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इस इलेक्ट्रॉन का इस पे भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी कि इस मेटल कैटायन से भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इस मेटल कैटायन से भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। इस अट्रैक्टिव फोर्स लगने की वजह से जो बॉन्ड बनता है मेटल में वो कहलाता है मेटालिक बॉन्ड, और इस मेटालिक बॉन्ड की जो रेडियाई होती है हम उसको कहते हैं मेटालिक रेडियाई। अब इसकी स्ट्रक्चर से इसको समझे थोड़ा सा। स्ट्रक्चर कैसी होगी? एक हमारा ये है मेटल कैटायन, दूसरा मेटल कैटायन एक ये है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी मान लिया d" है, हमने उसका आधा कर दिया, डेट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियाई। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब हम थोड़ा सा तीनों को कंपैरेटिव वे में स्टडी करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। पहला था हमारा कोवलेंट रेडियाई, वॉन डेर वाल रेडियाई एंड देन मेटालिक रेडियाई। कोवलेंट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से थी, ओवरलैपिंग हो रही थी, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का हमने आधा किया, डेट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कोवलेंट। वॉन डेर वाल में कुछ इस तरह की कंडीशन थी, d'/2 डेट इज कॉल्ड वॉन डेर वाल। और मेटालिक में कुछ इस तरह की कंडीशन थी, ठीक। अब आपको सोचिए, बताओ कौन सी रेडियस सबसे छोटी होगी, कौन सी सबसे बड़ी होगी? सोचो थोड़ा सा, गैस करो, अंदाज लगाओ। देखो यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं, तो क्या हो गया? डिस्टेंस कम हो गई, रेडियस सबसे छोटी हो गई, ठीक। और यहाँ है, यहाँ तो टच भी नहीं कर रहे हैं,
बहुत दूर दूर है। यहाँ रेडियस क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई, देखिए सबसे बड़ी हो गई। यहाँ क्या कर रहे हैं, इनकी सर्कमफेरेंस टच कर रही है, तो ये बीच की हो गई। ठीक, तो हमारी सबसे बड़ी रेडियाई क्या बनी, सबसे बड़ी रेडियाई वॉन डेर वाल, सबसे बड़ी, उससे छोटी मेटालिक, एंड देन उससे छोटी कोवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्यों है वो मैंने बता दिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वॉन डेर वाल में टचिंग नहीं होती है, दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके बीच की दूरी का हम हाफ करते हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी का हाफ करते हैं, डेट इज वॉन डेर वाल रेडियस। मेटालिक में हम क्या करते हैं, दोनों जो एटम हैं वो आपस में टच कर रहे हैं, मेटल का टाइम टच कर रहे हैं और उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का हाफ कर रहे हैं, डेट इज रेडियस ऑफ मेटालिक। और कोवेलेंट में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग होने से वैसे ही डिस्टेंस कम हो गई, तो हमारी जो रेडियस हो गई वो ऑलरेडी कम हो गई, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का हाफ करेंगे, वो और छोटा आएगा, तो रेडियस हमारी कोवेलेंट वाली हो गई। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, रेडियस ऑफ वॉन डेर वाल सबसे बड़ी, उससे कम रेडियस ऑफ मेटालिक, एंड देन सबसे छोटी रहेगी हमारी कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, तीनों रेडियाई आपको समझ में आ गई है, क्लियर है। अब हमारी फोर्थ रेडियाई आती है हमारी आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो सोडियम आयन बनता है, कैटायन बनता है। इस कैटायन की रेडियाई को हम कहते हैं कैटायनिक रेडियाई। उसी तरह से क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है क्लोराइड आयन बनाता है, एक एनायन बनता है, और एनायन की रेडियाई कहलाती है एनायनिक रेडियाई। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आयनिक रेडियाई। दो टाइप की हो गई हमारे पास, कैटायनिक रेडियाई एंड एनायनिक रेडियाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आती है वो ये है कि कौन सी रेडियाई बड़ी होती है और कौन सी रेडियाई छोटी होती है। कंपैरिजन बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। होता क्या है, हमने ये कहा आपसे, कैटायनिक रेडियाई, रेडियस ऑफ कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनायन। व्हाई, ऐसा क्यों होता है, रेडियस ऑफ कैटायन हमेशा रेडियस ऑफ एनायन से छोटा होता है, ऐसा क्यों होता है। अच्छा चलो इसको समझते हैं एक स्ट्रक्चर से। ये सोडियम आयन है हमारे पास, सोडियम का एटम ले लेते हैं, फिर सोडियम का कन्फिग्रेशन बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये इसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ये तो न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, एंड देन ये थर्ड ऑर्बिट। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या ये रेडियस खत्म नहीं हुई, वो ऑर्बिट ही खत्म नहीं हुई, हो गई ना। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कि सोडियम से सोडियम आयन बना, प्रोटॉन उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट पहले से बढ़ जाएगा। मान लिया, सपोज करो आपको, आपकी देखरेख में हमने 5 बच्चे दिए कि आपको इनका ध्यान रखना है, इधर उधर भागे नहीं, कहीं जाए नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने एक बच्चा आपसे ले लिया, ठीक है, आपको अभी 4 बच्चों को ही देख रेख करनी है, उनका ध्यान रखना है, एक बच्चे को मैं अपने साथ घुमाने ले जा रही हूँ। ठीक है, तो आपका ध्यान जो पहले 5 बच्चों पे था, क्या उतना ही ध्यान 4 बच्चों पे रहेगा या 4 बच्चों पे ज़्यादा रहेगा? आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ऑब्वियसली 4 को आप बहुत अच्छी तरह से देख पाओगे, उन पे इफेक्ट आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, प्रोटॉन तो उतने ही उतने बने हुए हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इसके बढ़ने की वजह से जो होता है, जो रेडियस होती है वो कैटायन की सिकुड़ती जाती है, सिकुड़ती जाती है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यहाँ से आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर और वो सिकुड़ता जाएगा और कैटायन का साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये इसका रीज़न होता है। अब एनायन की रेडियस ज़्यादा क्यों होती है कैटायन से? हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का ये न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसको अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और एक इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, ले लेगा ये एक इलेक्ट्रॉन। जब ले लेगा, अभी तक देखो जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी कितने प्रोटॉन थे? 17। ये 17 प्रोटॉन का 17 इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट पड़ रहा था। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ले लिया। अब वही 17 प्रोटॉन है और किस पर इफेक्ट डालेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन पर। हर एक पर इफेक्ट कम हो जाएगा, बट जाएगा इफेक्ट, थोड़ा सा कम हो जाएगा। यही वजह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केसेस में घट जाता है और एनायन की रेडियस बढ़ जाती है। रेडियस ऑफ एनायन बढ़ जाती है। बात क्लियर हो गई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में घट जाता है और एनायन की रेडियस बढ़ जाती है। यही वजह है कि कैटायन की रेडियस कम होती है और एनायन की रेडियस ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, उसको कुछ इस तरह से ध्यान रखना है। रेडियस ऑफ कैटायन सबसे छोटी हो गई, बीच में आती है रेडियस ऑफ एटम, उससे बड़ी हो गई रेडियस ऑफ एनायन। एटम की रेडियस बीच में लाई करती है, कैटायन की उससे छोटी, एनायन की उससे बड़ी। ठीक है, एक तरह से ये हो गया। अच्छा, अब कंपैरेटिव स्टडी किस तरह से आती है? किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनाए जा सकते हैं? हम कैटायन का कंपैरिजन कर सकते हैं, एनायंस का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, एटम से कैटायन को कंपेयर कर सकते हैं, एटम से एनायन को कंपेयर कर सकते हैं, कैटायन को एनायन से कंपेयर कर सकते हैं। यही तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जैसे मान लिया, अब हम क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लिया हमने ये क्वेश्चन ले लिया, सोडियम आयन है, एल्युमिनियम +3, क्लोरीन आयन, आर्गन, ठीक है, मैग्नीशियम है। ये हमने सब कैसे ले लिए? थर्ड पीरियड के ले लिए एलिमेंट। इन आयंस की, इन स्पीशीज़ को आप बढ़ते क्रम में सजाइए। ठीक है, साइज के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा क्या होगा, यहाँ ये ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ही साइज छोटा होगा। साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा, साइज उतना छोटा। ठीक, एक तो ये हो गई मेन चीज़, और दूसरी मेन चीज़ क्या हुई? साइज ऑफ एनायन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज होगा जब बढ़ता जाएगा, एनायन का साइज बढ़ता जाएगा। लगा दो उसको क्रम में। सबसे छोटा किसका? एल्युमिनियम का। चार्ज सबसे ज़्यादा, साइज सबसे छोटा। उससे बड़ा मैग्नीशियम का, उससे बड़ा सोडियम का, उससे बड़ा आर्गन, और सबसे बड़ा क्लोरीन। ने बताया था एटम का बीच में लाई करता है, और उसके बाद हमारा एनायन का हो गया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? अगर हम यहाँ पर एक सल्फर -2 ले लें तो सल्फर -2 भी इससे ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, कैटायन के बीच में भी कंपेयर हो गया, एनायन के बीच में भी कंपेयर हो गया, कैटायन का एनायन से कंपैरिजन हो गया, कैटायन का एटम से कंपैरिजन हो गया, एटम का एनायन से कंपैरिजन हो गया। हमने हर टाइप के कंपैरिजन को एग्जाम्पल से बता दिया। ठीक है, और बाकी इस तरह से हमारी ये 4 रेडियाई पूरी हो गई हैं। कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।